नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को और उनके विश्लेषण के साथ हम हाजिर हैं न्यूज़ नाइट में। देश की राजधानी में हर साल ये वो समय होता है जब आसमान में स्मॉग की छाया लोगों की सेहत पर संकट की तरह छाई लगती है। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि हालात अब तेजी से बेहतर हो रहे हैं। एक तरफ जहां पराली की समस्या को 40% तक कम किया गया है, वहीं दिल्ली में साफ हवा वाले दिनों की संख्या में सालाना स्तर पर तेजी से सुधार हुआ है। क्या है पूरी खबर और क्या काम हुए हैं पिछले सालों में, जानेंगे विस्तार से। डालेंगे विशेष नजर इस खबर पर, साथ में होगी दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। मैं हूं प्रकाश दास और शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए नई प्रौद्योगिकी का किया जाएगा इस्तेमाल। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पर्यावरण मंत्रियों के साथ बैठक में लिया हिस्सा। राज्यों के मंत्रियों ने रखे अपने विचार। पराली जलाए जाने से पहले एहतियाती उपाय अपनाए जाने से जुड़े मामले पर की गई चर्चा। कोविड-19 की महामारी के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने कसी कमर। कहा, सामाजिक दूरी समेत सभी नियमों का कराया जाएगा पालन। राज्य में पहले चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के बावजूद दोनों ही शीर्ष गठबंधनों के बीच अभी सीटों की स्थिति स्पष्ट नहीं। कृषि विधेयकों पर भ्रम को दूर करने के लिए केंद्रीय मंत्रियों ने देश के विभिन्न हिस्सों में संवाद किया कायम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार लगातार बढ़ाती रहेगी एमएसपी, मंडी व्यवस्था भी नहीं होगी खत्म। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, किसानों को सशक्त और अधिकार संपन्न बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को रोहतांग में अटल टनल का करेंगे उद्घाटन। दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग टनल से मनाली और लेह के बीच सड़क की दूरी 40 किलोमीटर होगी कम। दोनों स्थानों के बीच लगने वाले समय में भी लगभग 4 से 5 घंटों की होगी बचत। कोविड-19 से पैदा हुई विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जीएसटी संग्रह में दर्ज की गई वृद्धि। सितंबर महीने में कुल 95,480 करोड़ रुपए रहा जीएसटी राजस्व संग्रह। बीते साल समान महीने की तुलना में सितंबर में जीएसटी राजस्व 4% अधिक रहा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में दर्ज की गई 30% की बढ़ोतरी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की दुर्भावना से ग्रसित रणनीति पर किया तीखा हमला। कहा, झूठे प्रचार गढ़ पाकिस्तान परिषद के एजेंडे को कर रहा है प्रभावित। पड़ोसी देश को परिषद में दिया मुंहतोड़ जवाब। भारत में कोरोना से एक दिन में हुई अब तक की सर्वाधिक रिकवरी। देश में अब तक 52,73,000 से अधिक लोगों ने कोरोना को दी मात। दुनिया भर में कोरोना मामलों की संख्या पहुंची 3,41,00,000 के पार। और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, भारत संरक्षण, सतत जीवन शैली और हरित विकास मॉडल के माध्यम से जलवायु कार्रवाई का हमेशा रहा है पक्षधर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, पृथ्वी को बचाने के लिए किए जाएं प्रयास। और क्या आप जानते हैं कि साल 2016 के बाद से राजधानी दिल्ली में अच्छी वायु गुणवत्ता वाले दिनों की संख्या 108 से बढ़कर 182 हो गई है। ऐसे अब साल का ये वो समय रहता है जब दिल्ली और आसपास के इलाकों में स्मॉग की समस्या बढ़ जाती है, लेकिन पिछले 2-3 सालों में पराली जैसी समस्याओं में उल्लेखनीय कमी आई है। इस बार भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 50 टीम प्रदूषण मामलों की निगरानी करेगी। और आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में हुई बैठक में न सिर्फ अभी तक की कोशिशों पर संतोष जताया गया, बल्कि आगे के रोड मैप पर भी गंभीर चर्चा हुई। पराली जलाने की समस्या और प्रदूषण की रोकथाम पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने दिल्ली सहित आसपास के 4 राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक बुलाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली मीटिंग का मकसद पिछले 2 सालों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए उपायों की समीक्षा के साथ आगे की रणनीति बनानी थी। बैठक में ये बात कही गई कि केंद्र और राज्यों के संयुक्त प्रयास से 2016 के मुकाबले हवा ज्यादा साफ हुई है। पिछले कुछ सालों से जो लगातार
सभी राज्यों के प्रयास चल रहे हैं और केंद्र ने जो बहुत सारे पहल किए हैं उसके कारण हवा के अच्छे दिन ये 2016 में 108 होते थे, अब 182 बन गए पिछले साल, और खराब दिन जो 246 होते थे 2016 में, वो पिछले साल 183 तक रह गए। बैठक में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए, जहां से प्रदूषण बढ़ने की आशंका रहती है। एक अध्ययन के मुताबिक पराली जलाने से प्रदूषण में 40% का इजाफा होता है। इसके साथ ही 60% निर्माण कार्य, कूड़ा निस्तारण का कुप्रबंधन, औद्योगिक गतिविधियों और वाहनों से होता है। पराली के साथ बाकी भी बहुत सारे कारण होते हैं एनसीआर के प्रदूषण के। कचरे का प्रबंधन, कंस्ट्रक्शन, धूल को न दबाना, अनपेव्ड रोड्स और बहुत सारी समस्याएं हैं। इसलिए हॉटस्पॉट्स तैयार किए हैं, कहाँ ज़्यादा गंभीर समस्या है, कहाँ फोकस करना है। और केंद्र सरकार ने पराली जलाने के लिए मशीन दिए है। ICAR, ये भारत सरकार की कृषि संशोधन की जो संस्था है, काउंसिल है, तो पूसा संस्था के द्वारा एक डीकंपोजर का नया शोध भी किया है। इसकी भी ट्रायल सभी राज्यों में इस साल होगी। अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच होने वाले प्रदूषण नियंत्रण पर सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। पराली के निपटान से जुड़ी मशीनरी के लिए पिछले 3 सालों में केंद्र सरकार ने 1700 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पराली प्रबंधन के कृषि उपकरणों पर व्यक्तिगत रूप से 50% और समूह में 80% की सब्सिडी दी जाती है। पूसा इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित कैप्सूल पराली को खाद बनाने में सक्षम है। इसे राज्यों को प्रयोग के तौर पर दिया जा रहा है। दिल्ली में ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल वे बनने से राजधानी में तकरीबन 60,000 वाहनों को आने से रोका जाता है। वाहनों के लिए BS6 उत्सर्जन मानक लाया गया है। भट्ठों और अन्य कारखानों से उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए नई तकनीक मददगार साबित हो रही है। बदरपुर का पावर प्लांट बंद कर दिया गया है। इन उपायों के सकारात्मक असर दिख रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जन भागीदारी और सरकार के प्रयासों से प्रदूषण से मुक्ति मिल सकती है। अजय विक्रम सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो ये तो हुई रिपोर्ट जो आज बैठक हुई है, बेहद महत्वपूर्ण बैठक। लेकिन जो मंत्रालय है उसकी वार्षिक रिपोर्ट क्या कहती है, क्या आंकड़े किस बात की गवाही देते हैं, ज़रा इस पर नज़र डाल लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली में विशेष अभियान चलाया गया था इस पूरे मामले को लेकर, खासकर पराली जैसी समस्या को लेकर। और साल 2018-19 से साल 2019-20 तक 1152 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और इसने एक बड़ा अंतर पैदा किया। और वो अंतर क्या था कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में विशेष अभियान चलाए गए। किसानों को कई उपकरण उपलब्ध कराए गए। ये आप देख सकते हैं कुछ उपकरणों की तस्वीरें जो काफ़ी मददगार रहीं। इसके अलावा और दूसरे उपकरणों की बात करें तो ये हम देख रहे हैं सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट वाली मशीन हैप्पी सीडर जो काफ़ी मशहूर हुई, इसका काफ़ी बड़ा इस्तेमाल हमने देखा। इसके अलावा हम देख सकते हैं और भी ऐसी जो तमाम मशीनें हैं उनकी एक बड़ी भूमिका, और ये लगातार सस्ते दामों पे उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा आप देखिए ये पैडी स्ट्रो चॉपर, इसकी बड़ी भूमिका रही। इसके अलावा ख़ास बात यह है कि इन उपकरणों के लिए आम लोग, जो आम किसान हैं, उनको 50% तक सब्सिडी दी गई। उसके अलावा अगर समूह में या संस्थागत तरीके से अगर आप इसे खरीदते हैं तो 80% तक इसमें सब्सिडी दी गई, यानी कोशिश थी कि इन उपकरणों का इस्तेमाल हो। लेकिन और अगर इसके कुछ मुद्दों पर नज़र डालें तो साल 2018-19 किसानों और संस्थाओं को 56,290 से ज़्यादा मशीनों की आपूर्ति की गई इन तीनों राज्यों में विशेषकर। और इसके अलावा किसानों और संस्थाओं को 46,578 से ज़्यादा मशीनों की आपूर्ति साल 2019-20 में इसका लक्ष्य बनाया गया। इतनी मशीनों की आपूर्ति की गई। तो इन्होंने ज़मीनी स्तर पे बदलाव किया है और ये देख सकते हैं ये बदलाव है। साल 2016 से 2018 के बीच पराली जलाने की घटना में 41% तक
की कमी आई, कई आंकड़े इसको 50% तक भी बताते हैं। और यही नहीं, साल 2019-20 की बात करें तो 3 राज्यों में पराली जलाने में 19.2% की कमी आई इन 3 राज्यों में। ये साल 2019-20 की बात है। और वहीं उत्तर प्रदेश में इस साल हम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 46% से ज़्यादा 47% तक की कमी आई। वहीं दूसरे राज्यों की अगर हम बात करें तो हरियाणा में ये कमी 25% से ज़्यादा रही। वहीं पंजाब की अगर हम बात करें, हरियाणा के बाद पंजाब में लगभग 17% तक की कमी आई। तो ये एक उल्लेखनीय कमी रही और इसका नतीजा कि जो दिल्ली और दिल्ली राजधानी, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यहाँ पे जो एक हम स्मॉग की समस्या देखते थे, उसमें जो पराली की जो समस्या थी उसमें लगातार कमी आई है। इस समस्या के और क्या क्या है पहलू, क्या क्या है आयाम और किस तरह से कदम आगे अभी और लेने बाकी हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक भरोसे का हुनर उंगलियों को मिल गया, मिट गए वो फासले, वो वक्त भी बदल गया। रिश्ते पुराने हैं मगर मिलने के हैं ढंग नए, बदलाव के घुलने लगे अब जिंदगी में रंग नए। हम जहां, हमारा बैंक वहां। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और जो आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा बेहतर हो रही है, और इसी पर आधारित हमारा आज का विशेष, और हमारा विशेष कहता है स्वच्छ हवा से बेहतर स्वास्थ्य की ओर। यानी स्वच्छ हवा जब हो रही है तो निश्चित तौर पर इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा, और उसका फ़ायदा ये है कि अब बेहतर स्वास्थ्य की ओर हम बढ़ रहे हैं। और हमारे साथ 2 ख़ास मेहमान इस मसले पे बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं, और हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त शिवदास मीना साहब, चेयरमैन हैं CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और हमारे साथ है डॉक्टर ML जाट साहब, प्रिंसिपल साइंटिस्ट CIMMYT। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। और सबसे पहले अगर शिवदास मीना साहब आपसे मैं जानना चाहूँ, जिस तरह से हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि किस तरह से आंकड़े इस बात को बता रहे हैं कि कम से कम पराली की जो समस्या है उस पर कड़ा नियंत्रण हुआ है, कितना ये महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रदूषण में इसकी भागीदारी एक सीमित स्तर तक है। नमस्कार। जहाँ तक पराली की समस्या का सवाल है, देखिए हमें दिल्ली के लिए पराली की समस्या एक जो इस सीजन में आती है, कुछ दिनों तक उसका असर लगभग 40% तक कुछ दिनों में देखा जाता है। स्पेशली अक्टूबर नवंबर में कुछ ऐसा समय आता है, लगभग एक सप्ताह का समय, जिसमें उसका प्रभाव लगभग 40% दिल्ली के प्रदूषण में उसकी भागीदारी रहती है। और बाकी समय सीजन में लगभग 20, 25, 30% तक उसका 10 से 30% के बीच में उसको देखा जाता है। लेकिन पराली के साथ साथ जो बाकी लोकल इश्यूज हैं हमारे दिल्ली के, वो भी बहुत जरूरी है। जहाँ तक पराली का सवाल है, 2016 से अब तक देखा जाए तो लगातार उसमें गिरावट हो रही है। भारत सरकार ने भी कृषि मंत्रालय के माध्यम से इसके लिए बहुत बड़ी पहल उठाई है और बहुत जो स्कीम चलाई है पराली की समस्या को दूर करने के लिए, किसानों को अनुदान देने के लिए, उनको नियंत्रण वो यंत्र प्रोवाइड करने के लिए, तो उसने बड़ा कारगर काम किया है और राज्य सरकारें भी इस दिशा में काम कर रही है। तो लगातार इसमें कमी आई है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस साल इसमें और पिछले साल की अपेक्षा कमी आएगी। वैसे हमारा उद्देश्य है कि 0% की बिल्कुल पराली की समस्या फोन को आप साइलेंट या बंद कर लें। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आप बताएं। हाँ,
तो बिल्कुल जो है जीरो टॉलरेंस की पराली को लेके बिल्कुल जीरो टॉलरेंस का उद्देश्य है कि बिल्कुल पराली ना जले। लेकिन अभी इसमें गिरावट आई है और इस साल जो पूसा ने अभी जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है बायो डिकम्पोजिशन की, इसका सभी राज्यों में प्रयोग किया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इस समस्या से निदान मिलेगा और इसमें काफी गिरावट आएगी। रही बात अगर मैं सीधे शब्दों में पूछना चाहूं मीना साहब, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर उल्लेखनीय तौर पे कमी आई है पराली को लेकर, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो प्रदूषण या पर्टिकुलर कहें बिल्कुल तो स्मॉग की समस्या की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो कम होगी? हमें पूरी उम्मीद है कि उसमें गिरावट आएगी। इसका यह है कि पराली के साथ साथ जो बहुत सारे कदम भारत सरकार ने उठाए हैं, राज्य सरकारों ने लिए हैं, और उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। क्योंकि अब मैं इस संदर्भ में बताना चाहूंगा, क्योंकि जिस दिल्ली के प्रदूषण की बात है तो हमें बहुत जरूरी है कि दिल्ली के प्रदूषण पे एक बहुत बड़ी पहल शुरू हुई सन 2015 में, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब AQI लॉन्च की थी, तो पहली बार उसमें AQI का कॉन्सेप्ट लाया गया और इसमें दिनों का निर्धारण, जैसे अच्छे दिन, गुड डेज, सेटिस्फैक्टरी संतोषजनक, मॉडरेट डेज और खराब दिन, उसको किया गया। तो उससे ये और दिल्ली की जो हमारी जो एक दूसरी चीज है कि दिल्ली में हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जो हमारी लोकेशन है, जियोग्राफिकल जो भौगोलिक स्थिति है दिल्ली की, वो इस तरह से है कि हम बहुत सारी चाहे कितने भी कदम उठा लें, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे मीटियोरोलॉजी है और ज्योग्राफिकल लोकेशन है। तो सर्दियों के दिनों में जैसे यहाँ बहुत सारी मिस्ट होती है, मॉइस्चर होती है, ओस पड़ता है नदियों के चलते, जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, इनके चलते, और ऊपर से हिमालय की ठंडी हवाएं आती है। तो लो टेम्परेचर इसके चलते, एक तो लो टेम्परेचर होता है और ठंड के चलते जो मिक्सिंग डेप्थ है वो कम हो जाती है। तो ये इससे क्या है, जो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्पर्स नहीं हो पाते। अगर यही सब चीजें, इतनी ही ट्रैफिक डेंसिटी, इतनी ही आबादी, इतने ही उद्योग अगर कहीं 1000 किलोमीटर दक्षिण की तरफ होंगे तो शायद वहां इतना प्रदूषण ये नहीं देखा जाएगा, वहां बहुत अच्छी हालात होंगे। तो इसमें दिल्ली में इसमें क्या, एक तो इसकी भौगोलिक स्थिति, मीटियोरोलॉजी, जो हवा का रुख है, ठंड है, इसके चलते तो हमें यहाँ दिल्ली में और भी ज्यादा कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी। जी निश्चित तौर पर। ML जाट साहब, ये हमें बताएं कि ये एक आशंका थी कि जो उपकरणों की बात की जा रही है, जिसका उपकरण अब ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, इसको लेकर किसान जो हैं, जो पराली जलाने वाले, उनके भी एक बीच में एक रेजिस्टेंस होगा, एक वो इससे बचेंगे। क्या हमारा अनुभव बताता है कि इन उपकरणों का, जिनकी हम ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को, कितना फायदेमंद रहा है और भविष्य में क्या इन उपकरणों को लेकर भी और ज़्यादा काम हो रहे हैं? और जैसा कि अभी हमें बताया गया, पूसा इंस्टीट्यूट एक नई तरह की विधि के साथ सामने आ रहा है, जिससे पराली खेत में ही गल जाएगा, सड़ जाएगा, खाद का रूप ले लेगा। देखिए, जहां तक पराली की बात है और समाधान की बात है, बहुत सारे उपकरण हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। लेकिन हमें एक चीज ये भी ध्यान रखनी होगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है किसानों के लिए, जिसमें आमदनी चाहे डबल करने की बात हो, चाहे मोर क्रॉप पर ड्रॉप पानी की बात हो, चाहे सोइल हेल्थ की बात हो, तो जो भी हम टेक्नोलॉजी किसान को प्रमोट कर रहे हैं उसमें क्विक फिक्स की बात नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है उन सब चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सी तकनीक है जो इन सारे मिशंस में कंट्रीब्यूट करेगी। तो यदि मैं किसान पे 3 और वो मशीनों में कॉस्ट बढ़ जाए तो हम आमदनी डबल कैसे कर सकते हैं? यदि पराली को खेत से निकाल लूं और उसको कहीं और ले जाऊं तो मैं सोइल हेल्थ की बात कैसे कर सकता हूं? तो लगता है उन सब चीजों को भी देखिए, ये समस्या ओवरनाइट नहीं बनी है। इस समस्या को धीरे धीरे करके 20-25 साल लगे हैं और ये तब हुई है जब हमारे मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग हुई है। तो मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग तो कर ली, लेकिन उस पराली का इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है तो किसान उसको जलाता है। तो उसका समाधान, मशीन का इलाज मशीन ही करेगी। और उसके लिए जैसे आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में बताया भी कि सुपर SMS हैप्पी सीडर बने हुए काफी साल हो गए, लेकिन उसको अडॉप्शन की जो प्रॉब्लम थी कि पराली का यूनिफॉर्म स्प्रेड जो कंबाइन के पीछे निकलती है, उसके बिना चलता नहीं।
जब इनका कॉम्बिनेशन आ गया और ये स्कीम बनी और उसी के बेसिस पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये आपने 1152 करोड़ की स्कीम बताई, वो बनी ना। इसके ऊपर हमने पिछली साल आप सब लोगों के लिए और दर्शकों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि पिछली बार एक एनालिसिस किया था जो विश्व की सबसे बड़ी जर्नल है साइंस, उसमें एनालिसिस छपा जिसमें हम लोगों ने सबने मिलके आईसीआर के साइंटिस्ट, सिमिट के साइंटिस्ट, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, नेचर कंजर्वेंसी और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट ने मिलके, और उसके ऊपर जब आया तो माननीय डायरेक्टर जनरल आईसीआर डॉक्टर महापात्रा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, बहुत सारे प्रेस के साथी थे, और उसमें बताया गया कि ये सारी जो ऑप्शंस हैं उनमें से पब्लिक बेनिफिट और प्राइवेट बेनिफिट, पब्लिक कॉस्ट और प्राइवेट कॉस्ट के पर्सपेक्टिव में कौन सी टेक्नोलॉजी बेटर है। तो जहां तक इनकॉर्पोरेशन की बात है, बहुत सारी सिचुएशन है, आलू बोना है जी बिल्कुल, तो आप रोटी नहीं चला जी निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण बातों की तरफ इशारा आप कर रहे हैं। और मीना जी हमें ये बताएं कि जिस तरह से जो आंकड़े अभी हमारे पास हैं वो बताते हैं कि जो स्वच्छ हवा वाले, जो बेहतर हवा वाले दिन हैं उनकी संख्या दिल्ली में बढ़ी है। क्या इसके पैमाने हैं और इसको थोड़ा विस्तार से समझाएं कि इसका मतलब ये है कि स्वास्थ्य के स्तर में और जो वायु प्रदूषण की उसमें एक भूमिका रहती थी उसमें भी उल्लेखनीय तौर पे कमी आएगी। आंकड़े ये बताते हैं कि दिल्ली में पहले स्वच्छ हवा की जो दिनों की संख्या थी 365 में 108 थी, अब 182 तक पहुंच गई। हाँ, ये जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 2016 से 2019 का अगर हम की तुलना करें, क्योंकि 2020 में बहुत दुर्भाग्यवश कोरोना के चलते बहुत सारे ये सब एक्टिविटीज बंद रही, तो उसकी हम तुलना नहीं कर रहे। तो लेकिन 2016 से 2019 में बड़ी अच्छी खास वृद्धि हुई है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में वृद्धि होती है। तो अब मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमारे दिल्ली में जो मेन चीज है जो हम अच्छे दिन और इनका वो करते हैं, तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें सबसे बड़ा रोल रहता है पार्टिकुलेट मैटर का, यानी कि जो धूल के कण हैं, तो उसके एक तो होते हैं कि PM 2.5 की जिसकी जो उसकी आकृति है साइज, और PM 10। तो PM 2.5 मेनली होते हैं कंबशन सोर्सेज हैं, जैसे कोई थर्मल पावर प्लांट हो, जो हमने बदरपुर था वो बदरपुर दिल्ली से बिल्कुल बंद कर दिया गया। जी। और जो व्हीकल का कंबशन इंजन होते हैं, व्हीकल इमिशन है, तो ये 2.5। दूसरा PM 10 होते हैं मेनली डस्ट के, धूल के कण जो कंस्ट्रक्शन साइट से आते हैं या सड़क पर कोई धूल है तो इससे होती है। तो इसकी मात्रा में जब हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं 2016-2019 की, तो जो PM 2.5 है उसमें लगभग 19% से ज्यादा कमी आई है। और इसी तरह से अगर PM 10 की तुलना करें तो 2019 में PM 10 की मात्रा 2016 की अपेक्षा 25% अगर इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहे मीना साहब, तो इस साल जिस स्थिति में हम हैं तो ये प्रदूषण का स्तर और नीचे जाना चाहिए। निश्चित तौर पर आप लोग अध्ययन कर रहे हो, हालांकि ये असामान्य स्थिति है। बिल्कुल, जो हमारी एजेंसीज के साथ में जो आज माननीय मंत्री जी ने सभा ली दिल्ली और बाकी NCR के राज्य और पंजाब के साथ, तो उनमें जो चीजें सामने आई है, सभी एजेंसीज मिलके काम कर रही है। दिल्ली में भी काम हो रहा है, NCR में काम हो रहा है, और जो पराली को लेके जो बहुत सारी चीजें अभी यहाँ बातें हुई है, तो उसमें एक तो जैसे इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट के अलावा बहुत सारे जैसे बायोमास प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट में भी को फ्यूल साथ में कोयले के साथ इसका भी इस्तेमाल हो। इसके अलावा जैसे बायो CNG की बातें हमारे जो पेट्रोलियम में, तो वो सब चीजों को देखते हुए हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में इनमें पोल्यूशन में और भी कमी आएगी। और इसके लिए हम सब लगे हुए हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लगातार हम लगभग 50 टीमें इस साल फील्ड में भेजेंगे और पूरा मॉनिटर करेंगे। और जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा कि स्वच्छ हवा के लिए अच्छे दिन हैं ये, निश्चित तौर पर आम लोगों के लिए भी ये अच्छी हवा के दिन अच्छे दिन जरूर लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ML जाट साहब आपका और मीना सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। और अब आगे बढ़ते हैं। भारत में पिछले एक दशक में वन और पेड़ का क्षेत्र करीब 25% तक बढ़ा है, तो साथ ही जंगली बाघों की संख्या अब सबसे अधिक हो गई है पूरी दुनिया में। संयुक्त राष्ट्र में जैव विविधता शिखर सम्मेलन में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को कहा कि कोविड-19 के उद्भव ने प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की जरूरत पर एक बार फिर से जोर दिया है। सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष के साथ ही महासचिव एंटोनियो गुतरेस, ब्राजील के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति जैसे गणमान्य लोगों ने संबोधित किया।
संयुक्त राष्ट्र संघ के वरिष्ठ अधिकारियों और विश्व नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत पर बल दिया है। सम्मेलन में बोलते हुए केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत संरक्षण, सतत जीवन शैली और हरित विकास के मॉडल का उपयोग कर पर्यावरण सुधार के मामले में आगे है। जावड़ेकर ने कहा कि पिछले दशक में भारत ने अपने यहाँ वनों द्वारा आच्छादित क्षेत्र को बढ़ाया है। With only 2.5% of Earth's landmass, we have 8% of world's recorded biodiversity. In the course of last decade, India has enhanced the combined forest and tree cover by 15,000 square kilometers to reach nearly 25%. We now have the highest number of tigers, the Asiatic lions, and we have also launched Project Dolphins. India aims to restore 26 million hectares of degraded land and deforested land. We want to achieve land degradation neutrality by 2030. This is a target which shows our ambition. जावड़ेकर ने कहा कि भारत में सबसे ज्यादा बाघ हैं। 2022 की तय सीमा से पहले ही देश में इनकी संख्या दोगुनी हो गई है। देश में हाल ही में प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू किया गया है। जावड़ेकर ने कहा कि भारत में 2.5 लाख के करीब जैव विविधता प्रबंधन समितियां बनी हैं, जिसमें स्थानीय लोग शामिल हैं और जैव विविधता के संरक्षण के लिए कदम उठाए जाते हैं। सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष वोल्कन बोजकीर, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस, ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो और प्रिंस चार्ल्स ने भी संबोधित किया। If we continue down this path, अगर हम इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो एक दिन प्रकृति की इस खूबसूरती को खो देंगे। साथ ही खाद्य सुरक्षा, पेयजल उपलब्धता, जीविका और बीमारियों से लड़ने की ताकत को भी खो देंगे। 10 साल पहले हमने जो निर्णय लिया था उसमें हम असफल रहे हैं। अगर हम प्रकृति का नुकसान छोड़ दें तो प्रकृति अभी तक हुए नुकसान की भरपाई कर लेगी। स्थिति से थोड़ा मैं चिंतित हूँ। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, तो आइए शुरू करते हैं। अमेज़न के इलाके में हमने ऑपरेशन ग्रीन ब्राजील 2 शुरू किया है, जिससे हमने सफलता से यहाँ जंगलों का इलाका बढ़ाया है। हम इस तरह के ऑपरेशन जारी रखेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि 2021 में कोई कदम जरूर उठाना चाहिए। वहीं यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष ने भी जैव विविधता संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। अमेरिका ने सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। इससे पहले 74 देशों ने जैव विविधता संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और आज बिहार विधानसभा की पहले चरण की 71 सीटों के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई और इसके साथ ही पहले चरण की 71 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। पहले चरण के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर है और वहीं जबकि पहले चरण का ये मतदान 28 अक्टूबर को होगा। बिहार में पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा की अगुवाई में चुनाव आयोग की एक टीम कोविड-19 संक्रमण के बीच हो रहे विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए बिहार के दौरे पर थी। गुरुवार को टीम का दौरा पूरा हो गया। अपनी यात्रा के दौरान आयोग की टीम ने विभिन्न राजनीतिक दलों के शिष्टमंडलों से मुलाकात की। प्रशासन एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक भी की। आयोग ने उग्रवाद प्रभावित गया जिले का भी दौरा किया। चुनाव आयोग ने सभी दलों को आश्वस्त किया कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के पूरे इंतजामात करेगा। आयोग का कहना है कि चुनाव के दौरान सामाजिक दूरी समेत नियमों का पालन कराया जाएगा और इस बारे में मतदाताओं को जानकारी दी जाएगी। आयोग ने मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों से जोर देकर कहा है कि कोविड काल में यथासंभव चुनाव के दौरान सामाजिक दूरी और अन्य एहतियाती कदमों को जो व्यापक व्यवस्था चुनाव आयोग ने की है उसके संबंध में मतदाताओं को पर्याप्त, समुचित और व्यापक जानकारी दी जाए। चुनाव आयोग ने कहा कि 2015 के विधानसभा चुनाव में 6 करोड़ 70 लाख वोटर थे, जबकि इस बार 7 करोड़ 29 लाख वोटर हैं। कोविड को देखते हुए पोलिंग बूथ की संख्या बढ़ाई गई है।
2015 के विधानसभा चुनाव में जहां 65,333 पोलिंग बूथ थे, तो इस बार 1,06,526 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। उग्रवाद प्रभावित इलाकों को छोड़कर मतदान सुबह 7 से 6 बजे तक होगा। चुनाव को संपन्न कराने के लिए इस बार अधिकतम सुरक्षा बल तैनात होंगे। कोविड पॉजिटिव मतदाता मतदान के आखिरी घंटे में वोट दे सकते हैं। कंटेनमेंट जोन के लोग अपने इलाकों में मतदान कर सकेंगे। 80 साल से ऊपर के मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट का इंतजाम किया जाएगा। 15 आवश्यक सेवाओं का चयन किया गया है, जिनके लिए पोस्टल बैलेट का इंतजाम किया जा रहा है। चुनाव खर्च की सीमा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए 2 विशेष सेवानिवृत्त अधिकारियों की तैनाती की जा रही है। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर सख्ती की बात कही है और ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। अगर हमारे पास कोई ऐसी प्रूवन रिपोर्ट आती है हमारे सीईओ साहब के थ्रू, आपके थ्रू, किसी और के थ्रू, कोई भी नागरिक के थ्रू, कि कोई सोशल मीडिया इस प्रकार की मिसचिफ कर रहा है जिससे कि वो कम्युनल वायलेंस या कास्ट वायलेंस को बढ़ावा मिले, तो हम कठोरात्मक जो कार्रवाई है वो करने में बिल्कुल नहीं झिझके थे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने पहले चरण के मतदान के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। आज से पहले चरण के नामांकन का काम शुरू हो गया है। इस बार उम्मीदवार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। इस बीच राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य के दोनों गठबंधनों में सीटों के बंटवारे पर चर्चा जारी है। एनडीए की बात करें तो गुरुवार को पटना में बैठकों का दौर जारी रहा। तमाम नेताओं ने बैठक कर सीट बंटवारे पर विचार विमर्श किया। बुधवार को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बिहार बीजेपी नेताओं की बैठक हुई थी। बैठक में अमित शाह के साथ ही बिहार प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, नित्यानंद राय मौजूद थे। बुधवार को ही महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी ने बिहार चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया। उधर महागठबंधन में भी चर्चाओं का दौर जारी है। हर गठबंधन का कहना है कि जल्द ही सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि एलजेपी को कैसे रखना है, कैसे समायोजित करना है, क्या करना है। एनडीए एकजुट है, एकजुट होकर रहेगा। जो भी एनडीए को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एनडीए को सहयोगी दलों को ये देखना है कि एनडीए मजबूत कैसे रहे। लगातार हम ये कह रहे हैं, मैंने खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरे नेता प्रतिपक्ष ने भी लगातार कहा है, ये सोचना होगा, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय कैनवस पर कांग्रेस का फुटप्रिंट बहुत महत्वपूर्ण है और शायद हम एक अलहदा पॉलिटिकल पार्टी हैं, एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जो कांग्रेस के साथ दुख सुख हर क्षण में खड़ी रही है। और उसमें मैं समझता हूं कि आंकड़ों का ऑब्सेशन से हटना होगा। वैसे तो राज्य में 2 ही प्रमुख गठबंधन नजर आ रहे हैं, एक बीजेपी, जदयू, एलजेपी और हम पार्टी का, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाला महागठबंधन है, जिसमें कांग्रेस और वाम दल हैं। हालांकि अब आरएलएसपी और बीएसपी गठबंधन के साथ ही पप्पू यादव का गठबंधन भी मैदान में है। कुल मिलाकर बिहार चुनाव के लिए राजनीति का शतरंज बीत चुका है और सभी दलों ने अपने दांव खेलने शुरू कर दिए हैं। पटना ब्यूरो के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और यहाँ पे वक्त तक छोटे से ब्रेक, आप बने रहिए न्यूज नाइट के साथ। पहला अक्षर रट लो तो वह से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादें तो हाँ से हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। पिछले कुछ दिनों से कई कृषि कानूनों को लेकर देश भर में चर्चाओं का दौर भले ही जारी हो, लेकिन ऐसे में अब केंद्रीय मंत्रियों ने कानून को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को लेकर आम लोगों से संवाद शुरू किया है। जयपुर से लेकर ईटानगर तक कानून के पक्ष में मोर्चा संभाला और इससे किसानों के जीवन में आने वाले परिवर्तनकारी प्रभावों के बारे में जानकारी दी। कृषि सुधार कानूनों पर कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के नकारात्मक रुख की सरकार ने कड़ी आलोचना की है। केंद्र ने एक बार फिर साफ किया कि किसानों के कल्याण के लिए वो पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गुरुवार को कई केंद्रीय मंत्रियों ने देश के विभिन्न हिस्सों में इन कानूनों को लेकर आम लोगों से संवाद किया।
इन मंत्रियों ने जयपुर से लेकर ईटानगर तक इस कानून के पक्ष में मोर्चा संभाला और इससे किसानों के जीवन में आने वाले परिवर्तनकारी प्रभावों के बारे में जानकारी दी। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कानून को लेकर विपक्ष लगातार भ्रम फैला रहा है, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। किसानों के अंदर भ्रम करने वाले उन नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, जिस सरकार ने अपने 6 वर्षों के इस कार्यकाल के दौरान एमएसपी लगातार बढ़ाने का काम किया हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की आगे यहां समाप्त नहीं होगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगातार हमारी सरकार बढ़ाती रहेगी ताकि किसानों के सामाजिक आर्थिक विकास का जो हमारा लक्ष्य है, इस लक्ष्य को हासिल कर सकें। एपीएमसी एक्ट यानी मंडी व्यवस्था यह सरकार समाप्त कर देगी। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी भी सूरत में यह व्यवस्था भी समाप्त नहीं होने जा रही। राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी सरकार किसानों को उनकी लागत को कम से कम 1.5 गुना कीमत एमएसपी के जरिए दे रही है। पूर्व की सरकारों के मुकाबले मोदी सरकार के 6 वर्षों में प्रमुख फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में जोरदार इजाफा किया गया है। वर्ष 2013-14 में कृषि पर कुल बजट राशि जहां 21,933 करोड़ रुपए थी, वहीं 2020-21 में ये बढ़कर 1,34,000 करोड़ रुपए हो गई है। इसके साथ ही किसान सम्मान निधि के तहत एक साल में किसानों को 94,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सरकार ने 10,000 किसान उत्पादन संघ यानी एफपीओ बनाने का फैसला भी किया है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कर्ज की सीमा अब 8 लाख करोड़ की जगह 12 लाख करोड़ रुपए कर दी गई है। राजनाथ सिंह ने करार खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी साफ कहा कि नई व्यवस्था में किसानों को फायदा होगा। मैं अपने किसान भाइयों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो व्यवस्था की गई है उससे आपकी आमदनी आज जितनी हो रही है, यह व्यवस्था प्रभावी तरीके से लागू हो जाने के बाद आपकी कई गुना आमदनी होगी। जो भी आपके साथ करार करने के लिए आएगा केवल आपकी जमीन का ही करार नहीं करेगा, ऐसे आपके गांव के, आपके क्षेत्र के बहुत सारे लोगों की जमीन के साथ वह करार करेगा। आप जो चाहेंगे, जिस कीमत पर चाहेंगे, उसी कीमत पर वह करार करेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जयपुर में किसानों के साथ एक संवाद में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के दौरान किसान रेल सेवा शुरू की गई है। दिशाहीन होने के कारण, विपक्ष कोई मुद्दा नहीं होने के कारण किसानों को, देशवासियों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये भी वास्तविकता है कि शायद एक राज्य के बाहर भारत के कोई इलाके में किसानों को वो भ्रमित कर नहीं पाए। स्वामीनाथन साहब का आयोग बना अटल जी की सरकार में। स्वामीनाथन साहब ने अपनी रिपोर्ट दी थी और टोटल पॉलिसी एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म के लिए रिपोर्ट्स दी थी, और उनकी जो 201 रिकमेंडेशन थी उसमें से 200 जो पॉइंट्स को भारत की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में उनके ऊपर काम किया। उधर जम्मू में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह किसानों के साथ एक संवाद में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के चलते इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उत्तर पूर्व के ईटानगर में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मोर्चा संभाला और विपक्ष पर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट है, इसमें एक छूट दिया है, इसलिए स्वामीनाथन का जो रिपोर्ट को प्राइम मिनिस्टर ने इम्प्लीमेंट किया ताकि आप जितना लागत करते हैं उससे 50% ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस भारत सरकार आपको गारंटी देता है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये भ्रम फैलाया जा रहा है जैसे बार बार कि साहब वो मंडियों को उठा दिया जाएगा। हम मंडी में बंद रखें ताकि 4 लोग जो 3-3 पीढ़ियों तक इस व्यवस्था का लाभ लेते रहे, शोषण करके वो लाभार्थी रहे, ये अब इस देश में नहीं होने वाला। और कम पैसों में बीमा हो रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था। आज जब अच्छी फसल हमारे अच्छे दाम बिक रहे हैं, 25 से 30% का हमारा इजाफा हुआ है, तो हम बच्चों की पढ़ाई भी कर रहे हैं। गौरतलब है कि देश भर में अलग अलग जगहों पर मोदी सरकार के मंत्री संसद से पारित किए गए किसानों से जुड़े 3 अहम बिल के फायदे बता रहे हैं। इसके साथ ही विपक्ष की राजनीति पर सवाल भी खड़ा किया जा रहा है। बीजेपी भी देश भर में किसानों को इस बिल के फायदे के बारे में बताने के लिए किसानों से संवाद कर रही है। शैलेंद्र मिश्र के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। चाहे आम हो या खास, हाथरस में एक बालिका के उत्पीड़न की घटना से सभी परिचित हो गए होंगे। इस मामले में आरोपियों को लेकर भले ही देश भर में गुस्सा हो, लेकिन ऐसी खबरें रुक नहीं रही हैं। अब बलरामपुर जिले, राजस्थान के बारां, मध्य प्रदेश से ऐसी ही उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन ऐसे में भी चिंता इन मुद्दों पर होने वाली राजनीति को लेकर भी है।
ज्यादा समय नहीं बीता जब हमने ये नजारा दिल्ली की सड़कों पर देखा। महिलाओं के साथ दरिंदगी करने वालों के खिलाफ कड़े कानून भी बने, लेकिन नहीं बदली तो वहशी लोगों की मानसिकता जो बार बार हाथरस और बलरामपुर जैसी घटनाओं को बिना किसी खौफ के अंजाम देते हैं और फिर छोड़ जाते हैं। परिवार वालों और समाज के लिए बेबसी, लाचारी और गुस्से का माहौल जो अंदर से इंसान को झकझोर कर रख देता है। हाथरस की पीड़िता को जल्द न्याय मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन किया, जिसने अपनी जांच शुरू कर दी है। मामले में पीड़ित के परिजनों को जल्द न्याय मिल सके, इसके लिए इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा कि पीड़ित के परिजनों की शिकायत पर मामले में तेजी के साथ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पूरे प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं एसआईटी का गठन किया था और ये बताया गया था कि इसमें जिसकी भी गलती होगी कोई बख्शा नहीं जाएगा। ये गंभीर प्रकरण है। शासन और पुलिस डिपार्टमेंट महिला और बच्चियों से संबंधित अपराधों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील और सजग है। हाथरस के अंदर एसआईटी बनाई गई है, उसकी रिपोर्ट जल्द आ जाएगी 7 दिन के अंदर। हाथरस के अंदर एफएसएल की फोरेंसिक लैब की भी रिपोर्ट आ रही है। दूध का दूध, पानी का पानी होएगा। और जहां तक कि बलरामपुर का है, दोनों को गिरफ्तार किया गया, कानून अपना काम कर रहा है। हाथरस में सामूहिक बलात्कार की घटना को लेकर देश भर के लोगों में व्याप्त गुस्से के बीच अब बलरामपुर जिले में एक युवती की कथित रूप से बलात्कार के बाद स्थिति बिगड़ने से मौत हो जाने का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का अभियोग और दुष्कर्म का अभियोग पंजीकृत कर लिया। इसके बाद फिर हम लोगों ने आगे विवेचना जारी रखी। इसमें जो 2 नामजद अभियुक्त थे, जिनके बारे में उनके भाई ने अपनी तहरीर में नाम दिया था, उन दोनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उनको जेल भेज दिया है। इसके साथ ही विवेचना इसमें आगे जारी है। इस बीच इन मामलों को लेकर देश भर में राजनीति भी चरम पर है। कई राजनीतिक दल इन घटनाओं पर अपनी सियासी रोटियां सेकने में जुट गए हैं। भाजपा के नेताओं ने इन सब से दूरी बनाने की अपील की है। इन वहशी दरिंदों को इनकी दरिंदगी की सजा मिलेगी, भरपूर सजा मिलेगी। जो भी जांच एजेंसीज हैं उसमें काम कर रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस पे पॉलिटिकल पर्यटन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की लीडरशिप में संवेदनशीलता नाम की चीज नहीं रह गई है। हर चीज में वो सियासी और सियासत, इससे ज्यादा कुछ उनके दिमाग में रहे नहीं। आदरणीय योगी जी ने तुरंत संज्ञान लिया, परिवार वालों से बात किया, वहां के सांसद, प्रभारी मंत्री डेरा डाले रहे न्याय के लिए। एक पीड़ित के पक्ष में पूरी सरकार उस परिवार के साथ खड़ी है और सख्त से सख्त जो भी सजा दिलवाना पड़े, जो कार्रवाई, वो कार्रवाई होगी। देश भर में अभी हाथरस मामले को लेकर गुस्सा खत्म ही नहीं हुआ था कि एक दिन के भीतर देश के अलग अलग हिस्सों से कई मामले सामने आ गए हैं। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में विदेश मंत्रालय के प्रथम सचिव ने विमर्श आयन ने ये कहा है कि हम जो देख रहे हैं वो पाकिस्तान का असंवेदनशील शोर शराबा है, जिसका उद्देश्य इस परिषद के सभी मुद्दों को हाईजैक कर भारत को बदनाम करना है। जब भी आतंकवाद पर चर्चा होती है तो इस पर काबू पाने में असमर्थ पाकिस्तान विक्टिम कार्ड खेलता है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस वास्तविकता से भटका सके कि वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों का समर्थन और उन्हें शरण दे रहा है। Whenever there is a discussion on terrorism, the failed state of Pakistan plays the victim card so as to distract international community's attention from the reality that Pakistan is unabashedly harboring and supporting UN-proscribed terrorists and terrorist organizations. I would like to invoke VDPA to remind Pakistan that it should abjure its territorial ambition, which is grossly violative of every single international treaty and declaration on human rights. Instead, they should practice tolerance towards their minorities and good neighborliness towards us, so that the South Asian region sees the eternal peace, the absence of which can mostly be attributed to the Pakistani state. और वहीं पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं समझ सकता है।
अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत एक परिपक्व लोकतंत्र है जहां सरकार और जनता अदालत के फैसलों का पालन करते हैं और देश के कानून का सम्मान करते हैं। As regards Pakistan, our position is well known. The government has conveyed that it desires normal neighborly relations with Pakistan in an atmosphere free of terror, hostility and violence. The onus is on Pakistan for creating such an environment. India is a mature democracy where the government and the people abide by the verdicts of the court and show respect for the rule of law. It may be difficult for a system with a coercive apparatus where people and the courts can be silenced at the will of the establishment to understand such a democratic ethos. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग का उद्घाटन करेंगे। 9.02 किलोमीटर लंबी ये रोहतांग सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ेगी। इस सुरंग के चालू होने से इनके बीच पूरा वर्ष संपर्क बना रहेगा। इससे पहले भारी हिमपात के कारण हर वर्ष 6 महीने लेह और मनाली के बीच संपर्क टूट जाता था और इससे इन दोनों क्षेत्रों के बीच की दूरी 46 किलोमीटर का फासला अब इससे कम हो जाएगी और यात्रा के समय में लगभग 4 से 5 घंटे की कमी भी आएगी। ये सुरंग अति आधुनिक तकनीकों से बनाई गई है। और ख़ास बात यह है कि अटल सुरंग का जब उद्घाटन होगा उसके बाद बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा और ये फ़र्क है कि हर वर्ष 6 महीने जो लेह और मनाली के बीच में संपर्क टूटा रहता था वो अब ऐसा नहीं होगा और दोनों क्षेत्रों के बीच यानी लेह और मनाली के बीच की जो दूरी है वो 46 किलोमीटर कम हो जाएगी और यही नहीं, यात्रा के समय में लगभग 4 से 5 घंटों की कमी भी आएगी। यानी अब मनाली से लेह पहुंचना बेहद आसान होगा और इसके अलावा ये जो सुरंग बनाई गई है ये अत्याधुनिक तकनीकों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। वित्त मंत्रालय ने का ये कहा है कि इस वर्ष सितंबर में वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी के रूप में कुल 95,480 करोड़ रुपए संग्रहित हुए हैं, जो चालू वित्त वर्ष में सितंबर महीने में अब तक सबसे अधिक राजस्व संग्रह है। कुल जीएसटी संग्रह में केंद्रीय वस्तु और सेवा कर का हिस्सा 17,741 करोड़ रुपए, राज्य वस्तु और सेवा कर का 23,131 करोड़ रुपए, समेकित जीएसटी 47,484 करोड़ रुपए और उपकर यानी सेस के माध्यम से 7,124 करोड़ रुपए एकत्रित हुए हैं। मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच नियमित निपटारों के बाद सितंबर महीने में सीजीएसटी मद में 39,000 करोड़ रुपए और एसजीएसटी मद में 40,128 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। वक्तव्य में यह भी कहा गया है कि पिछले वर्ष यानी इसी महीने की तुलना में इस बार 4% अधिक वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी कर अर्जित किया गया है। और देश भर की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें जल्दी में। जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी सैनिकों ने बिना किसी उकसावे के बृहस्पतिवार को संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करते हुए भारी गोलीबारी की, जिसमें 2 सैनिक शहीद हो गए और 4 अन्य घायल हुए हैं। सैनिकों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिक विमानन महानिदेशालय की सिफारिशों को मंजूरी दे दी, जिसमें लॉकडाउन के कारण रद्द हुए उड़ानों के यात्रियों को टिकट का पूरा पैसा वापस किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान रद्द टिकट के रिफंड तत्काल देने का आदेश एयरलाइंस को दिया है। अवमानना मामले में वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने 31 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का रिव्यू करने की मांग की है। बता दें कि 31 अगस्त के फैसले में प्रशांत भूषण पर अवमानना केस में 1 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। भारतीय सेना की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करते हुए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने आर्मी स्टैटिक स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क फेज 4 नेटवर्क की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ITI द्वारा लागू किया जाएगा।
रक्षा क्षेत्र में भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल को और बढ़ावा देते हुए रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंग ने इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड नागपुर के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। स्वदेशी तकनीक से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का लंबी दूरी के निशाने पर सफल परीक्षण किया गया। MBT अर्जुन टैंक से परीक्षण किया गया। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में मुंबई पुलिस ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में पूछताछ की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिमागी बुखार को 40 से 50 वर्षों से प्रदेश की जनता ने झेला है। साल 2016 में दिमागी बुखार के 4,353 मामले सामने आए थे, जिसमें से 715 की मौत हुई। 2017 में 5,417 कुल मामले थे, जिसमें से 748 की मौत हुई। वहीं साल 2020 में 823 कुल मामले सामने आए थे, जिसमें से सिर्फ 25 की मौत हुई। उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा मामले में JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। 3 दिन की रिमांड में भेजा गया। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में ओडिशा के तट के समीप कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से राज्य में अगले 4 से 5 दिनों तक हल्की या सामान्य बारिश का अनुमान है। 1-2 जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। और कोरोना मामलों को लेकर क्या है देश भर का हाल, देखिए हमारी कोविड रैप में। सरकार की कारगर नीतियों के कारण भारत में रोजाना ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटों में 85,376 रिकवरी दर्ज की गई। देश में अब तक कुल रिकवरी 52,73,201 हुई है। एक दिन में रिकवरी की अधिक संख्या के कारण राष्ट्रीय रिकवरी दर में निरंतर वृद्धि हुई है, जो वर्तमान में 83.53% है। रिकवरी के कुल मामलों में वृद्धि तेजी से हो रही है। अंतिम 10 लाख रिकवरी केवल 12 दिनों में हुई है। रिकवरी के कुल मामलों में से 77% मामले 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दर्ज किया गया। महाराष्ट्र में सबसे अधिक रिकवरी के मामले सामने आए हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान रहा। भारत में सक्रिय मामले 9,40,705 हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नाइट कर्फ्यू हटाने और संडे लॉकडाउन को खत्म करने का आदेश दिया है। डीजीपी को आदेश दिया है कि मास्क पहनने और अन्य सुरक्षा के कदमों का सख्ती से पालन करवाया जाए। साथ ही पंजाब में कोरोना की वजह से निर्बाध ऑक्सीजन सप्लाई के लिए राज्य सरकार ने जिला और राज्य स्तर पर टास्क फोर्स बनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर जो गतिविधियां अनुमन्य होंगी, उसमें स्कूल और कोचिंग संस्थान जो शैक्षणिक कार्य है वो 15 अक्टूबर के साथ चरणबद्ध तरीके से खोला जा सकेगा। वहीं प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1,64,787 टेस्ट किए गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का महान व्यक्तित्व ही था कि जिसने भारतीय जनमानस को गहराई में उतरकर उसे समझा। पग पग पर बापू, इस कड़ी में बंगाल का जिक्र किए बिना बात पूरी नहीं हो सकती। खासकर गांधी जी का गुरु रविंद्रनाथ टैगोर और शांति निकेतन के साथ संबंध बेहद खास था। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। भारत को सत्य, अहिंसा और शांति के अपने अनमोल वचनों से पिरोने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बंगाल से एक अलग ही नाता रहा और इसमें भी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और शांति निकेतन के साथ उनका रिश्ता इतिहास में एक अलग ही स्थान रखता है। दरअसल जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो चार्ल्स फ्रीडर एंड्रयूज ने महात्मा गांधी के शांति निकेतन यात्रा का बंदोबस्त किया। हालांकि इस यात्रा के दरमियान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से महात्मा गांधी की मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन गांधी जी ने अन्य सदस्यों से जरूर मुलाकात की। पहले बार मिल नहीं पाए, उस समय टैगोर कलकत्ता में आ गए थे और मार्च में जाकर, ये फरवरी का बात कर रहे हैं, फिर मार्च में जाकर उन्होंने फिर से कस्तूरबा जी अपना जो पत्नी हैं उनके साथ जाकर गुरुदेव के साथ शांति निकेतन में मिले। और गुरुदेव ये शब्द बार बार उन्होंने कभी रविंद्रनाथ या टैगोर ऐसा बताया नहीं, उन्होंने गुरुदेव ही कहते थे महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर को। 19 फरवरी
वो जब लौट रहे थे तो गुरुदेव ने उनको बोला कि आपका पास मैं विश्व भारती के लिए सुरक्षा मांगता हूँ ताकि मेरा ये जो काम है इसको एक स्थायित्व मिले। गांधी जी ने ये बात को रखा था और इसका परिणाम हुआ था कि भारतवर्ष का, स्वाधीन भारतवर्ष का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बना विश्व भारती। गांधी जी 6 मार्च 1915 को एक बार फिर विश्व भारती आए और पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से उनकी मुलाकात हुई। शांति निकेतन में हर साल 10 मार्च का दिन गांधी पुण्य के रूप में मनाया जाता है और इस दिन सभी छात्र और शिक्षक पूरे परिसर में साफ सफाई का कार्य खुद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। उसी के साथ न्यूज़ नाइट के आज के इस अंक में दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। न्यूज़ नाइट के सह प्रायोजक थे वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत।